जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल, इसकी परतें एवं इसके घटक। तो इससे पहले हम मैथ का बहुत सारा टॉपिक दे चुके हैं, जिस पर कंसेप्चुअल वीडियो और शॉर्ट ट्रिक के साथ हम उसको बताए हैं। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को देखते रहें और पूरा कॉन्सेप्ट लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वायुमंडल। जैसे हम सब जानते हैं, हम लोग जो पृथ्वी पर रहते हैं, वायु का एक बहुत बड़ा समुद्र है, इस समुद्र में रहते हैं। पृथ्वी पर जो वायु की पतली परत है, कहीं पे लिखा रहता है कि वायु की घनी परत है, घनी चादर है, इसको वायुमंडल कहते हैं। यानी कि पृथ्वी पर वायु की घनी चादर है, इसको वायुमंडल कहते हैं। और ये पृथ्वी जो है वायुमंडल से चारों ओर से ढकी हुई है। पृथ्वी वायुमंडल से चारों ओर से ढकी हुई है और इसमें वायु की घनी चादर है, इसीलिए इसको वायुमंडल कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि वायुमंडल के घटक क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि वायु जो है वो गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। इसमें बहुत सारे गैस हैं, जिसमें सबसे प्रमुख गैस की बात करेंगे तो इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन है जो 78% है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन जो कि 21% है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद हम बात करेंगे मुख्य रूप से इसमें अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यदि हम जानेंगे तो ये बहुत ही कम है, 0.03%। और इसमें एक और गैस के बारे में आप जान लेंगे कि आर्गन है, ये एक अक्रिय गैस है, इसकी मात्रा 0.93% है। अब आप बात करेंगे कि नाइट्रोजन क्या है। पहले इन सभी के बारे में हम आपको बता दें। नाइट्रोजन है, वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। ये नाइट्रोजन वैसे मनुष्य इसका डायरेक्ट यूज नहीं करता है, लेकिन इसका पौधे उपयोग करते हैं। पौधे भी इसका डायरेक्ट यूज नहीं करते, लेकिन पौधों के जड़ में जो बहुत सारा जीवाणु होते हैं वो इस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं। जब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है, स्थिरीकरण के बाद पौधे इसका उपयोग करते हैं। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि जैसे मूंग का खेत हो गया, ढैंचा हो गया, वो नाइट्रोजन का अधिक से अधिक नाइट्रोजनीकरण करके और इसका उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक है। उसके बाद हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है महत्वपूर्ण गैस है जो वायुमंडल में सबसे अधिक है, ऑक्सीजन। ये 21% है। आप जानते होंगे कि मनुष्य और सभी जीव जंतु वृक्ष को छोड़ के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में 21% है। यह ऑक्सीजन जिस प्रकार से मनुष्य के लिए लाभदायक है, उसी प्रकार से हम ये जान लेंगे कि ये आता कहाँ से है। ये ऑक्सीजन जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं तो वहां से ऑक्सीजन गैस को उत्पन्न करते हैं और मनुष्य इसका सांस लेने के रूप में उपयोग करता है। इसकी मात्रा 21% है जो पेड़ पौधे के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हमें प्राप्त होता है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज के लिए, क्योंकि यही ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा एक जरिया है, जहां से हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वैसे पृथ्वी पर 0.03% ही है, लेकिन यह जो है पृथ्वी को चारों ओर से घेर के रखती है। और पृथ्वी जो गर्म होती है, सूर्य के उष्मा से और ताप से जो गर्म होती है, उस गर्मी को जब पृथ्वी विकिरण के माध्यम से जब छोड़ती है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड उसको पकड़ के रखती है। इससे क्या होता है कि हमारी पृथ्वी गर्म होती है। यदि ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो शायद पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। यदि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इतना ही है अगर नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाता। साथ ही हम बता दें कि पृथ्वी पर जो जीवन है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जैसे जैसे बढ़ रही है पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ रही है। इसकी मात्रा बढ़ने के कारण हम यहाँ देखते हैं कि भूतापीय ये जो तापन है वो हो रहा है, यानी कि भूतापीय गर्मी बढ़ रहा है पृथ्वी पर। भू का अर्थ होता है पृथ्वी, वहां पर ताप बढ़ रहा है, यानी कि। और ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती कैसे? जैसे हम कोई भी चीज जलाते हैं, जैसे कोई गाड़ी का धुआं है, कारखाने का धुआं है, या पेड़ पौधे की जो हम कटाई करते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक से अधिक उपयोग कर लेते हैं। यदि वे पेड़ पौधे की संख्या कम हो जाती है, जिसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड की
कार्बन डाइऑक्साइड को लेने वाले कम हो जाते हैं, और इस प्रकार से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ती जाती है, जिसके कारण से पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है, भूतापीय। इसको इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। यह ग्लोबल वार्मिंग यह ग्लोबल वार्मिंग पूरे विश्व का एक बहुत बड़ा समस्या होने जा रहा है। यदि अगर सही समय पर इसे ध्यान नहीं दिया गया तो पृथ्वी पर जो जीवन है वो संकट में पड़ जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से जो आप जानते होंगे कि पृथ्वी का जो ध्रुवीय भाग है यहाँ पर और इसके यहाँ पर, इस दोनों क्षेत्र में सिर्फ बर्फ जमा हुआ है। जब पृथ्वी पर ताप अधिक हो जाएगा तो ये बर्फ धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगा। ये पानी बर्फ के रूप में जो पानी है ये धीरे धीरे समुद्र में जाएगा। इस प्रकार से समुद्र का आकार बढ़ता चला जाएगा, जिससे कि जो और नदी साइड जो है वहाँ भी बाढ़ की स्थिति हो जाएगी। नीचे से जो जल है, समुद्र का जल है, नमकीन जल, वो अधिक से अधिक आ जाएगा, तो वहाँ से हमारा पेड़ पौधा और जो जीवन है उसको भी यह नुकसान पहुँचाएगा। इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड को संतुलित करना बहुत जरूरी है। इसके लिए वृक्ष लगाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि ये नहीं हो तो जीवन असंभव है, परंतु इसकी अधिकतम मात्रा भी हमारे लिए बहुत ही कष्टकारी है। ये आर्गन गैस है, ये निष्क्रिय गैस है। इसका कोई खास उपयोग हम इस हिसाब से नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग होता है जैसे बल्ब में जो फिलामेंट में गैस होता है उसमें आर्गन गैस होता है, नाइट्रोजन गैस होता है, और बहुत जगह पे इसका निष्क्रिय गैस के रूप में बिल्डिंग में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये रही हमारी वायुमंडल की घटक। वायुमंडल इन्हीं गैसों सबसे मिलकर बना हुआ है और बहुत सारे घटक हैं जिससे ये वायुमंडल बना हुआ है। अब हम बात करते हैं वायुमंडल की परत के बारे में। चालू ये जो वायुमंडल है इसकी परत के बारे में हम बात करेंगे। आप जानते हो कि वायुमंडल की परत को 5 भागों में बांट कर देखा गया है, जिसमें है क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा आयन मंडल, पहले है मध्य मंडल, उसके बाद है आयन मंडल, और सबसे अंत में है बहिर्मंडल। आप देखेंगे कि क्षोभ मंडल, इसको शॉर्टकट याद करने का एक तरीका है 600 में आया बैल। 600 में आया बैल, इसको आप शॉर्टकट याद कर सकते हैं। 6 से क्षोभ मंडल, 100 से समताप मंडल, म से मध्य मंडल, आ से आयन मंडल, और ये है बैल यानी कि बहिर्मंडल। आप इसके 5 परत को इस आसानी से याद कर सकते हैं। 600 में आया बैल यानी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अब इसका हम डिटेल से जानेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, यहाँ पर आप देखते होंगे पृथ्वी पर बहुत सारी स्थलाकृति है, यहाँ पर अनेक पर्वत है। ये पृथ्वी की जो अधिकतम ऊंचाई वाली पर्वत है वो है 8,848 मीटर। यहाँ तक इस क्षोभ मंडल का क्षेत्र है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिकतम 13 किलोमीटर के आसपास होती है। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है सभी क्षोभ मंडल में होती है। साथ ही मौसमी घटनाएं के अंतर्गत हम देखते हैं कि ओलावृष्टि, वर्षा, धूप, बादल लगना, ये सभी क्षोभ मंडल के अंतर्गत होती है। क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर हम बात करेंगे तो क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर समताप मंडल होता है। ये समताप मंडल 13 किलोमीटर से ऊपर जाकर समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। 13 किलोमीटर से यहाँ 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसको बोलते हैं समताप मंडल। ध्यान रखेंगे इसका नाम है समताप, यानी कि यहाँ का टेम्परेचर जो है हमेशा समान रहता है। सम का अर्थ समान और ताप, यहाँ का टेम्परेचर हमेशा समान रहता है। वायुमंडल में हवाई जहाज के घूमने के लिए, हवाई जहाज के उड़ान के लिए यह बहुत ही उपयोगी होता है और यहीं से हवाई जहाज घूमता है। उसके बाद क्षोभ मंडल, समताप मंडल के बाद हम बात करते हैं मध्य मंडल। ये मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक आता है। और इस मध्य मंडल में आप देखते होंगे जो उल्का पिंड है, ये उल्का पिंड इसी मध्य मंडल में आकर वायुमंडल से टकराकर वायुमंडल की वायु से
घर्षण करने के बाद जलकर भस्म हो जाती है और पृथ्वी पर पुनः गिर जाती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल। हमारे पास जितने भी आयन मंडल, पृथ्वी पर जितने भी संचार उपग्रह हैं, रेडियो, दूरभाष, टेलीविजन जो हम देखते हैं, हमारे यहाँ से जाने वाली कोई भी आवृत्ति यहाँ से जाकर टकराती है आयन मंडल से और रिटर्न हो जाती है। इसकी दूरी टोटल 80 से 400 किलोमीटर के आसपास है। 80 से 400 किलोमीटर के आसपास यह हमारे वायुमंडल में, यह हमारे वायुमंडल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल। एक बात इसमें और ध्यान रखेंगे कि समताप मंडल में ही एक परत होता है जिसको हम ओजोन परत कहते हैं। यह सूर्य से आने वाली ओजोन परत, यह सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को रोकती है, जिससे पृथ्वी पर रक्षा होती है जीवों की। यदि सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरण लगातार जमीन पे आए तो यहाँ पर जीवन असंभव हो जाएगा और जीवन नष्ट हो जाएगा। तो ये ओजोन परत जो है समताप मंडल में ही पाया जाता है, जो कि 50 किलोमीटर यानी कि 13 किलोमीटर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी तक ओजोन पाया जाता है। 13 से 25 किलोमीटर की दूरी पर। इसके बाद का परत है बहिर्मंडल, या इसको आप बाहरी मंडल भी कह सकते हैं। ये जो बाहरी परत है, इसके ऊपर का पूरा अंतरिक्ष है। इसका वायुमंडल के, हमारे वायुमंडल में इसका कोई खास यूज नहीं होता है। यहाँ पर एकदम हल्की गैस और ठंडी गैस जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन पाई जाती है बाहरी में। हीलियम और हाइड्रोजन यहाँ पर पाई जाती है। हीलियम, हाइड्रोजन पाई जाती है। ध्यान रखें कि बहिर्मंडल के ऊपर वाले भाग को हम अंतरिक्ष कहते हैं और अंतरिक्ष में जितने भी सैटेलाइट वगैरह होते हैं सभी अंतरिक्ष में होते हैं। तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई 13 किलोमीटर के आसपास होती है। यहाँ तक जो हमारा जीवन है, यहीं पर जितना भी वर्षा, धूप, कोहरा, ये सभी वायुमंडलीय घटना होती है। समताप मंडल के अंतर्गत कुछ नहीं होती है। इसमें वायुयान के उड़ान के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ये मध्य मंडल है, इसमें उल्का पिंड का जलना होता है। आयन मंडल है और आयन मंडल में मुख्य रूप से जो हमारी तरंगे हैं वो टकराकर वापस आती है, जिससे हम रेडियो, दूरभाष वगैरह हम देख सकते हैं। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, वायुमंडल, इसके घटक एवं इसकी परतें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इस तरह के कॉन्सेप्चुअल वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।